ताकि आपका कम से कम वक्त लिया जाए। चले आज के लेक्चर को डिटेल से स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा एक एक्सपेरिमेंटल फेज रहा था, पहला हमारा जो चंक था उसमें बहुत छोटा हिस्सा हमने रिकॉर्ड किया, बाकी चीज़ें हम सिर्फ जूम के एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल होने के लिए कर रहे थे। हम एब्जॉर्प्शन की एक क्विक रिवीजन करना है, हमें एमलगमेशन का क्विक रिवीजन करना है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का हमें क्विक रिवीजन करना है। उसके बाद हमने जो दो IAS पढ़े हैं हम उनको रिपीट करेंगे, और उसके बाद दो और को आज डिटेल से निकालें। पहले हम कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं। मैं स्क्रीन सामने यही रहेगी और मैं जल्दी से उसको क्विकली रिपीट कर दूं कि एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन का जो हमारे पास चैप्टर थे जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, उनका क्विकली रिव्यू ले लेते हैं ताकि एग्जाम के दिनों में अगर आप उठाते हैं तो थ्योरी रिवाइज करने में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों किया जाता है। कंपनी की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसे लगता है कि बस अब मैं वो मज़ीद काम नहीं कर पाऊंगी, या उसका एक कॉन्सेप्ट होता है ऑन गोइंग कंसर्न। जब उस पर उसे डाउट हो जाता है कि मैं लंबे अरसे तक काम नहीं कर पाऊंगी, या उसे एक अच्छी ऑफर मिल रही होती है खुद को बेचने की, तो कंपनी खुद को बेच देती है। अब जब एक कंपनी खुद को बेचती है तो ऑब्वियसली कोई दूसरी कंपनी इसे खरीदने के लिए भी मौजूद रहती है। इस प्रोसेस को कंपनी अकाउंट्स में एब्जॉर्प्शन का वर्ड यूज़ किया जाता है इस पूरे प्रोसेस के लिए। एब्जॉर्प्शन मीन्स एक कंपनी बिक रही है और दूसरी कंपनी उसे खरीद रही है। एब्जॉर्प्शन के अंदर मोस्टली दो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इसमें एक कंपनी खुद को बेच रही होती है और दूसरी कंपनी उसके बदले में उसके बदले में एक खास अमाउंट ले रही होती है। तो एब्जॉर्प्शन का जब हम टॉपिक करेंगे तो सबसे पहले तो हम एक वर्ड एक अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जिसे हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। ये वो मुआवजा होता है जो खरीदने वाली कंपनी बिकने वाली कंपनी को अदा करती है। ये मुआवजा क्या होगा, कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि बिकने वाली कंपनी के पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का क्या कॉम्बिनेशन मौजूद है, उसका क्या वॉल्यूम है, और सेकंड ये बात कि जो खरीदने वाली कंपनी है उस मौजूद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में से कौन कौन से एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट करता है, और साथ ही साथ जो एक्सेप्ट कर रहा है आया उसे कितनी अमाउंट पर एक्सेप्ट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बिकने वाली कंपनी के पास एसेट्स होते हैं 1 मिलियन के, लेकिन जो खरीदने वाली कंपनी वो कहती है कि आपके एसेट्स आपके मुताबिक 1 मिलियन के हैं, लेकिन मैं इसके 1 मिलियन नहीं दूंगा, मैं इसके बदले में आपको सिर्फ 0.8 मिलियन यानी कि 8 लाख रुपए दे पाऊंगा। तो इस सूरत में परचेज कंसिडरेशन में हम 10 लाख यानी कि 1 मिलियन नहीं रखेंगे, बल्कि हम कंसिडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि एस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे जो हमें ये बताता है कि परचेज कंसिडरेशन के वक्त एग्रीड अकाउंट्स को लिया जाता है, और वो भी एग्रीड अमाउंट। वो अकाउंट्स जो कि खरीदने वाली कंपनी ने एग्री किया है कि हाँ मैं ये खरीद दूंगा, और एग्रीड अमाउंट मतलब कि मैं इस अमाउंट पर इसे खरीदूंगा। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकाली जाती है। इसके 4 मेथड्स मौजूद हैं आपके पास बुक्स में। पेज नंबर 375 के ऊपर एब्जॉर्प्शन का पहला पेज है, वहाँ पर ये डिटेल में लिखा हुआ है। इस पर एक क्विज भी हो चुका है आपका। इसके अंदर 4 मेथड बताए गए हैं। लमसम पेमेंट मेथड मौजूद है आपका। लमसम पेमेंट मेथड के बाद नेट वर्थ या नेट एसेट बेसिस के ऊपर आप परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं। तीसरा मेथड आपके पास नेट पेमेंट मेथड है, और चौथा और आखिरी आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स का मेथड मौजूद है परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। एब्जॉर्प्शन के टॉपिक के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए आपसे 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं कि आया जो बिकने वाली कंपनी, सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है कि परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करो, मीन्स एक कॉम्पिटिशन देनी पड़ती है, उसमें बताना पड़ता है कि परचेज कंसिडरेशन की क्या अमाउंट। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ ये पूछी जाती है कि जो बिकने वाली कंपनी है, जो एब्जॉर्बी है, जो लिक्विडेट हो रही है, जो ख़त्म हो रही है, उस कंपनी के पास ये सारा का सारा प्रोसेस जर्नल एंट्रीज में किस तरह से रिकॉर्ड। तो जो पहली रिक्वायरमेंट आती है वो ये आती है कि जो बिकने वाली कंपनी है, जो कंपनी ख़त्म हो गई, उसके अकाउंट्स में या उसके जर्नल में ये पूरा प्रोसेस किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। जर्नल एंट्रीज आपको बिकने वाली कंपनी की देनी पड़ती है। दूसरा आपके पास एक और रिक्वायरमेंट आती है कि जो खरीदने वाली कंपनी है, खरीदने वाली कंपनी इस पूरे प्रोसेस को अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगी। ये तो एक दूसरा रिक्वायरमेंट आता है इसमें, खरीदने वाली कंपनी जो एब्जॉर्बर है वो अपने पास इन सारे के सारे एसेट्स और लाइब्रेरीज को किस तरह से आता वो दिखाएगा। ये दो रिक्वायरमेंट्स आपके पास एब्जॉर्प्शन के अंदर मौजूद रहते हैं।
इस सवाल को या इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है, क्विज भी हुआ है, असाइनमेंट भी आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है एमलगमेशन के नाम से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो इन चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए नहीं है, बस इन चैप्टर्स की थ्योरी को बहुत क्विकली रिवाइज करने के लिए। अब जो एमएल कमीशन की हम बात करते हैं तो एमएल कमीशन भी कंपनी अकाउंट्स के अंदर ही आता है। एमएल कमीशन के अंदर होता ही है कि एक कंपनी या दो कंपनीज या तीन कंपनीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर ज़रूरी है कि दो कंपनीज इन्वॉल्व हों, लेकिन एमएल कमीशन में ज़रूरी नहीं कि दो कंपनीज इन्वॉल्व हों, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक कंपनी एमएल कमीट नहीं हो सकती, दो कंपनीज ऑब्वियसली मिलकर ही एमएल कमीशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकती है। एमएल कमीशन में होता ये है कि दो कंपनीज एक साथ टूटती हैं, ख़त्म होती हैं और मिलकर अपने एसेट्स को एक साथ क्लब इन करती हैं, एक पूल बनाती हैं और उसके बाद एक नई कंपनी फॉर्म करती हैं। मीन्स एक वेंचर होता है, दो कंपनीज अलग अलग लेवल पे काम कर रही हैं, मिलकर एक नई कंपनी बना दी जाती है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी बहुत सारी वजह होती है। कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, दो मेजर कंपनीज हैं, वो एक दूसरे के राइवल्स हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों की सर्विसेज एक जैसी हैं, दोनों की क्वालिटी एक जैसी है, लेकिन कस्टमर्स के अंदर मार धाड़ चल रही है क्योंकि कस्टमर्स एक जगह से दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, एक्चुअली रेवेन्यू में कोई इजाफा नहीं हो रहा। इसलिए कंपनी ये डिसाइड करती है कि क्यों ना अलग अलग बिजनेस करने से बेहतर है कि मिलकर खुद एक ही कंपनी बन जाते हैं और मिलकर एक ही कंपनी के तौर पर काम करते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, दो कंपनीज जो इस बात पर एग्री करती हैं वो अपने वजूद को ख़त्म करती हैं, अपने एसेट्स को लिक्विडेट करती हैं, अपने एसेट्स को मिलाती हैं और मिलाकर दोनों कंपनीज अपना एक नई कंपनी बनाती हैं। उस नई कंपनी का एक नया नाम होता है, उस नई कंपनी की नई प्रोडक्ट होती है, वो प्रोडक्ट वही हो सकती है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट वही हो सकती है जो पहले थी। बट ये अब जब नई कंपनी बनी तो उस सूरत में पहले दो राइवल्स थे, अब दो राइवल्स मौजूद नहीं है। पहले दो कंपेटिटर्स थे, अब दो कंपेटिटर्स मौजूद हैं और मिलकर एक ही कंपनी है और एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट वर्किंग के हिसाब से सेम है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, एब्जॉर्प्शन की पर एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको अपग्रेड करते हैं अमेलगमेशन की तरफ। बिल्कुल, मैं पहले एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए खुद को ख़त्म कर रही है और कंपनी बी इसे परचेज कर रही है। तो इस सूरत में जब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो कंपनी ए का वजूद बिल्कुल ख़त्म और उसके बदले में सिर्फ एक कंपनी रह जाएगी और वो होगी कंपनी बी। लेकिन कंपनी बी एब्जॉर्प्शन के बाद दूर एब्जॉर्प्शन से पहले के मुकाबले में एक बड़ी कंपनी बन चुकी होगी, बिकॉज उसके पास कंपनी ए के भी एसेट्स और लाइबिलिटीज आ चुकी हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, वो बड़े स्केल पर काम करने के काबिल हो चुकी है। जबकि मैं बात करता हूँ एमएल कमीशन में, एमएल कमीशन में लेट सपोज हम कंपनीज के एग्जांपल लेते हैं, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, दोनों राइवल थे, दोनों कंपेटिटर से एक दूसरे के साथ मुकाबला किया करते थे मार्केट के अंदर। इन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हाथ मिला लिया जाए और मिलाकर एक नई कंपनी बना लेते हैं। और अब इस सूरत में क्या होगा, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों, कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों के दोनों का वजूद खत्म होगा और दोनों अपने सारे के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अपने रिसोर्सेज को मिलाएंगे और मिलाकर एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे और कंपनी का नाम होगा एक्स वाई कंपनी। एब्जॉर्प्शन के केस में एक कंपनी खत्म हो रही थी और एमएल कमीशन में दोनों कंपनी खत्म हो रही हैं और एक नई कंपनी तश्कील पाती है, इसे हम कहते हैं एमएल कमीशन। एमएल कमीशन के टॉपिक में आपसे सवाल जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि जो कंपनी एक्स खत्म हुई है उसकी क्या इंट्रीज बनेगी और कंपनी वाई जो खत्म हो रही है उसकी एंट्री किस तरीके से बनाई जाएगी। एंट्रीज बनाने का तरीका एग्जैक्टली वैसे ही है जो हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर। एब्जॉर्प्शन में जब खत्म होने वाली कंपनी अपने पास रिकॉर्डिंग करती है, एग्जैक्टली वैसी रिकॉर्डिंग एमएल कमीशन में भी दोनों कंपनीज कर रही होती है। फिर ये कहा जाता है कि कंपनी एक्स खत्म हो गई, आपने जर्नल एंट्रीज बना दी, कंपनी वाई खत्म हो गई, आपने उसकी भी जर्नल एंट्रीज बना दी। अब बताइए जो नई कंपनी आई है कंपनी एक्स एंड वाई, वो अपने पास रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेगी। तो तीसरी रिक्वायरमेंट जो एमएल कमीशन में पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि जो नई कंपनी बनी है उसके अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन होंगे और वो अपनी एंट्रीज किस तरह से बनाएगी। ठीक, आवाज़ ना आने की एक कंप्लेन आई है, मैं आवाज़ थोड़ी सी ऊँची करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे एंड पे चीज़ें ठीक है। और अगर इनके अभी सब आप आवाज़ नहीं आ पा रही, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह आपको आवाज़ मिल जाए।
अच्छा बच्चों, ये चीज़ें होने के बाद अब हमारे पास एमलगमेशन का सेक्टर खत्म होता है। अब तीसरा चैप्टर हमारे पास मौजूद है, ये भी हमारे पास कंपनी अकाउंट्स के अंदर है, और वो है रिकंस्ट्रक्शन का। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से काम करवाया था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता ये है कि कंपनी अपने एसेट्स को रीवैल्यू करती है और देखती है कि कंपनी अपने एसेट्स की ना सिर्फ एसेट्स बल्कि लाइब्रेरीज को भी रीवैल्यू करती है और चेक करती है कि अपने एसेट्स और लाइब्रेरीज की जो वर्थ है ये वाकई मार्केट में ऐसी है या नहीं। फॉर एग्जांपल, कंपनी का वॉल्यूम बहुत बड़ा था और कंपनी अपने एक्सपेंडिचर्स को कॉप अप नहीं कर पा रही थी, नहीं कवर अप कर पा रही थी। इसलिए भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेकमेंड किया जाता है, जिसमें हम कंपनी के वॉल्यूम को श्रिंक करते हैं, छोटा करते हैं। छोटे वॉल्यूम होने से ये होता है कि एक्सपेंसेस भी कम आते हैं, टैक्स में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कम हो जाता है, ताकि वो आपके मैनेजरियल कंट्रोल के अंदर आ सके और आप उसे बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकें। याद रखिएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर शेयर की वैल्यूज़ को भी कम किया जाता है। शेयर की वैल्यूज़ के साथ साथ इसके अंदर इसके शेयर की वॉल्यूम्स को भी कम किया जाता है। शेयर की वैल्यू की मैं बात करता हूँ तो हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा अच्छा, एक और चीज़, अगर आप पेज नंबर 417 पर आते हैं, 413 पर आते हैं, ये वो पेज है। 413, पेज नंबर 413 पर आ जाइए। बेटा ये पेज नंबर 413 आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक में था। ये वही पेज है जो आपने तैयार किया था क्विज नंबर 3 के लिए। ये पूरा पेज आपको एमसीक्यूज और साथ ही साथ जो ट्रू कॉल्स आएंगे आपके उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और यही आपकी फाउंडेशन या बेस मौजूद है कंपनी रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर के लिए। आपके पास दो ऑप्शन मौजूद थे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बताया था, ये एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन की तरह होता है, ट्रीटमेंट भी एग्जैक्टली वैसी ही होती है। तो इट्स गुड कि आप इसको अलग से प्रिपेयर ना करें। मैंने कॉन्सेंट्रेट करवाया था आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि कंपैरेटिवली एक नया टॉपिक था। अगर इसकी डेफिनेशन आप पढ़ें तो, इन दिस केस नो न्यू कंपनी फॉर्म्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड नो कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ना तो कोई नई कंपनी बनती है और ना ही कोई पुरानी कंपनी खत्म होती है। इट इन्वॉल्व द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करने के प्रोसेस को हम रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर मैप कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी डिटेल प्रैक्टिस देखना चाहेंगे तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर आई बिलीव 7 तक, 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये 6 सवाल ऐसे हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इस पर आप लोगों ने एक असाइनमेंट भी मुझे सबमिट करवाया था। पेपर की तैयारी के लिए बच्चों ये 6 सवाल हैं, क्योंकि आगे 7वें सवाल से हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। ये आप एब्जॉर्प्शन और एमलगमेशन में प्रैक्टिस करके आ चुके हैं ये मैथड, इसको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एब्जॉर्प्शन और एमलगमेशन की प्रैक्टिस ही इसकी तैयारी के लिए काफ़ी होती है। तो आप लोगों ने ये 6 सवाल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है और आपने प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे आना है। जंप इन ना कीजिएगा, और 1 जिसने तैयार नहीं किया वो 2 पे मत जाइएगा, बिकॉज हर आने वाला सवाल पहले के मुकाबले में थोड़ा डिफिकल्ट है। और क्वेश्चन नंबर 6 तक जाते जाते आपको सवाल के अंदर मिसिंग वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी, जो आपने असाइनमेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। तो बेटा ये 6 सवाल आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। इन 6 सवालों को करने के बाद कोई वजह नहीं है कि आप एग्जाम के पेपर को सॉल्व ना कर सकें। तो यहाँ पर काम यहाँ पर जाके हमारे पास आपके कोर्स आउटलाइन में जो पहला सेक्शन था कंपनी अकाउंट्स का, वो हम कंप्लीट करते हैं। तो फिर रिपीट करता हूँ, ये जो अभी हमने रिवीजन किया है वो 3 टॉपिक्स का किया है। पहला था हमारे पास एब्जॉर्प्शन, सेकेंड वन वॉज एनुअल कमीशन, और तीसरा और आखिरी था हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन। ये होने के बाद अब हम अपनी कोर्स आउटलाइन देखते हैं। तो कोर्स आउटलाइन के बाद ये जो आई कंपनी अकाउंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है, एवरेज कमीशन देख लिया है, ऑप्शन देख लिया और रिकंस्ट्रक्शन देख लिया है। अब हम इम्पेयरमेंट लॉस के हवाले से बात करते हैं, IAS 36। लेकिन अभी मैं क्लास एक मिनट रोकता हूँ और क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग भी पॉज कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स स्टार्ट है। ये हमारे पास IAS 36 की तरफ जाता है। इस पर हमने क्विज भी किया था, हमने एक वाइवा भी लिया था इसके ऊपर। अब IAS 36 पे बात करते हैं।
IS36 को बहुत तेज़ी से हम लेके चलेंगे। और आज की क्लास को जो मैंने मेजरली रखा है वो ये रखा है कि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह का मसला आता है तो हम उसको बहुत तेज़ी से पॉप अप कर सकें। ठीक है, IS36 की तरफ जाते हैं। आप लोग सब मेरी स्क्रीन तो देख पा रहे होंगे। हाँ, स्क्रीन शेयर है, सब देख सकते होंगे। बेटा चैट पे कोई एक बंदा रिप्लाई कर दे कि आप स्क्रीन देख सक रहे हैं मेरी या नहीं। ठीक है बेटा, ठीक ठीक। चलें। अच्छा बच्चों, ये अब हम बात करें IS36 की। ये वो चीज़ है जो हमने क्लास में प्रैक्टिस की। थैंक यू बच्चों। ये स्क्रीन शेयरिंग के दौरान थोड़ा सी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो है ये। चलें, IS36 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। चलें जी, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के हवाले से बात करते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स को हमने बहुत डिटेल में हमने कवर कर लिया था। अब इसको बहुत तेज़ी से इसे एक दफ़ा रिवाइज करना है ताकि ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करे पेपर की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एसेट्स ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के हवाले से हमने बात की थी कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स मीन जब एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो रही होती है। मीन्स हमने कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि अब एसेट्स की वैल्यू वो नहीं रही जो हमने वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की है। तो उस सूरत में हमने एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्लाइन होता है हम उसे अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। रीज़न ये कि अकाउंटिंग की या इतनी सारी जो हम लोग मुशक्क़त करते होते हैं कर रहे होते हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने की, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे जो नंबर्स हैं हमारे अकाउंट्स में जो फिगर्स आ रही हैं वो हमारे एसेट्स की ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। ऐसा ना हो कि हमने एसेट्स रिकॉर्ड किया है कि वो कोई 12 लाख का एसेट है लेकिन अब उसको मार्केट में कोई पूछ ही नहीं रहा, वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है और मार्केट में उसकी वैल्यू स्क्रैप के बराबर हो चुकी है। लेकिन चूंकि हमने जब खरीदा था तो हमने कुछ खास प्लानिंग नहीं की थी फ्यूचर के हवाले से और आज भी हमने उसे 12 लाख का दिखाया हुआ लेकिन एक्चुअल उसकी वर्थ वो नहीं। तो उस सूरत में हम इम्पेयरमेंट को फॉलो करते हैं और इम्पेयरमेंट में हम एसेट्स की वैल्यू को डिक्लाइन कर देते हैं ताकि उसकी ट्रू वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में दिखती रहे। इम्पेयरमेंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट पे अप्लाई नहीं होता बल्कि ये करंट एसेट पे भी अप्लाई होता है, सिवाय चंद एसेट्स के जो कि आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इस जगह पे स्कोप ऑफ एसेट में बताया जाएगा कि ये वो एसेट्स हैं कि जिन पर इम्पेयरमेंट अप्लाई नहीं होता। दो हमने बताया था इंटरनल इंडिकेटर्स और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। बच्चों इन दोनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कंपनी के अंदर दिखते हैं, जैसे किसी भी कंपनी के किसी भी एसेट के अंदर वो ऑब्सलीट हो गया या फिर फिजिकल डैमेज हो गया तो हम इम्पेयरमेंट की तरफ जाते हैं। अगर या एसेट्स या प्लांट को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया या फिर वो डिस्पोज ऑफ कर दिया तो उस वक्त उसको इम्पेयर किया जाता है। या फिर एसेट्स की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी कमी आती है, बहुत डिक्लाइन हो जाता है बहुत बढ़ ज़्यादा, तब भी उस एसेट को इम्पेयर कर दिया जाता है। ये वो इंटरनल इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि अब हमें इम्पेयरमेंट को परफॉर्म कर देना चाहिए। साथ साथ कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे एसेट जो हैं वो इम्पेयर हो चुके हैं। पहले ये है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ा डिक्लाइन आता है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन में या लीगल एनवायरनमेंट में कोई कंपनी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल
नोटिस निकला है या कुछ इस तरीके से कोई प्रोडक्ट जो पहले लीगल थी अब वो इलीगल हो गई हैं, तो हमारी सारी के सारे प्रोडक्ट जो कि पहले लीगल थी और अब वो हमारे वेयर हाउस में पड़ी हैं, और गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब इसकी ट्रेड पाकिस्तान या हमारी कंट्री की टेरिटरी में नहीं होगी, तो वो सारे के सारे एसेट जो हमारी वेयर हाउस में पड़े हुए हैं अब उनकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है मार्केट में, कोई नहीं खरीदेगा। तो उस सूरत में भी हम इम्पेयर कर सकते हैं। अब ये जो इंडिकेटर है ये एक्सटर्नल, इस तरीके से कोई टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी चेंज आती है तो उस सूरत में हमारी जो करंट टेक्नोलॉजी वो पुरानी है और अब लोग उसकी तरफ नहीं जाते। लेट्स सपोज अब आईओएस फ़ोन लोग यूज़ किया करते थे, एंड्रॉयड आने के बाद लोगों ने आईओएस को यूज़ करना छोड़ दिया। इसी तरीके से जब टेक्नोलॉजी में बड़े चेंजेस आते हैं, पहले ज़माने में पेंडियम हुआ करते थे, फिर अब पेंडियम से कोर आई हुआ, कोर आई टू हुआ, और अब चीज़ें और बेहतर होती जा रही हैं। तो वो जो पुराने ज़माने के मॉडल थे अब उनको फ़िलहाल कोई नहीं पूछता। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से भी एसेट्स पुराने होते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट में तब्दीली आने की वजह से भी हमारे एसेट्स में तब्दीली आती है, तो इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ता है। ये वो सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं जो एक्सटर्नल। आपने इंटरनल और एक्सटर्नल बेटा इस पेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है। आपने माशाल्लाह तैयार तो किया हुआ, मैंने आपको टेस्ट भी किया था, इसमें मार्किंग भी हुई थी सबकी, बट पेपर के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से करवाना है। अच्छा, इम्पेयरमेंट एक लॉस होता है और इम्पेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? इम्पेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास ये इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस को निकालने का तरीका ये होता है कि केयरिंग वैल्यू जब हमारी ज़्यादा हो जाती है रिकवरेबल अमाउंट से, तो इन दोनों का दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होता है। केयरिंग वैल्यू का मतलब क्या है? केयरिंग वैल्यू इज बुक वैल्यू, कि हमारे एसेट की बुक वैल्यू हमारे पास क्या रिकॉर्ड होगी। और रिकवरेबल अमाउंट का मतलब ये कि इस एसेट को अगर हम बेचते हैं तो मार्केट से हम इस एसेट के बदले में इतना पैसा रिकवर कर सकते हैं, इसको हम रिकवरेबल अमाउंट कह रहे होते हैं। तो अगर इम्पेयर में कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट में बेचने के बाद रिकवर हम बहुत कम अमाउंट करेंगे, तो जो डिफरेंस होगा, जो लॉस होगा बेचने पे, उसे हम इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पर बुक करते हैं। इसकी एंट्री कुछ ऐसी होती है कि इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट की वैल्यू को हम फ़ौरन से कम कर देते हैं। मैं अगर अब यहाँ पर एक क्विक सी एंट्री बना देता हूँ इम्पेयरमेंट लॉस की। इम्पेयरमेंट लॉस को तो ये एक फॉर्मेट बन गया है हमारे पास। जब भी हम इम्पेयरमेंट को बुक करेंगे तो इम्पेयरमेंट को बुक करते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इम्पेयरमेंट लॉस को हम करेंगे डेबिट, और इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करते हुए साथ ही साथ सारे के सारे हमारे पास जो एसेट्स हैं जिनको इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ रहा है, जब जिनकी वैल्यू इम्पेयरमेंट की वजह से कम हो रही है, उन सब को हम लोग क्रेडिट करके कम कर देंगे। तो एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और उसके अगेंस्ट उस एसेट को कर देंगे क्रेडिट सेम उसी अमाउंट से जितने का इम्पेयरमेंट लॉस को हुआ। अब इसकी ये एंट्री बनाई जाती है इम्पेयरमेंट लॉस की। जब ये एंट्री बनाएंगे तो उसका बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट क्या बनेगा? हम जो क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम एंट्री के साथ साथ उसका बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट भी देख रहे थे। तो एसेट्स इस इतनी अमाउंट से कम हो जाएंगे और इम्पेयरमेंट लॉस हमारा बुक हो जाएगा, जो हमारी पी में जाके हिट करेगा हमारे लॉस को, और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनको डिक्लाइन कर देगा। अच्छा, ये हमारी एंट्री बनेगी इम्पेयरमेंट लॉस की। अच्छा, अब बात करते हैं रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल मैंने बताया था, ये डिस्पोजल के वक्त जो हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। लेट्स सपोज हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है, बेचना है, अपने कारोबार से निकाल देना है, तो खोलने के बाद जहाँ जिस बंदे को देना है उस बंदे तक पहुँचाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, ये कॉस्ट टू सेल में सब शामिल होती है। तो हम क्या करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए हम पहले ये चीज़ निकालेंगे, इसमें हम लोग फेयर वैल्यू में से माइनस करेंगे
कॉस्ट टू सेल फेयर वैल्यू मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू क्या चल रही है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ वैल्यू इन यूज निकालेंगे। ये दोनों की दोनों चीज़ें, दोनों में से जो भी हायर होगी वही हमारी रिकवरेबल अमाउंट कंसिडर होगी। इसके नीचे आपके बाइफिग्रेशन नीचे मौजूद है, सब डिविजन की हमने बहुत डिटेल के साथ क्लास को किया था, तो आप लोगों ने इसी तरीके से इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, और कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को करते हुए किसी भी तरह की चीज़ में जहाँ पे थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि कसर रह गई है, तो बेटा इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। मैंने एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाते हुए आपको एक बात बताई थी कि ये एक ख़ास तरह की एक्सपर्टीज़ ये सब्जेक्ट आपसे डिमांड करता है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। अब आप जब पेपर की तैयारी करने जाएंगे तो उस वक्त एक बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा, वो ये कि आप लोग जब गैप के बाद दोबारा बैठेंगे प्रैक्टिस करने तो प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करें कि अपने नोट्स को इस तरीके से मेंटेन करें कि अगर आप 1-1.5 हफ्ते बाद दोबारा उठा के देखें तो वो चीज़ें आपको 2-3 दफ़ा देखने में समझ में आना शुरू हो जाएँ और चीज़ें आप बड़े अच्छे तरीके से कर लो। ये हो गया हमारे पास इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स IAS 36। इसके क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे और इसके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर भी शामिल होंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बाद ये हमारे पास IAS 36 रिपीट कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो है इसमें, या फिर हमने अगर IFRS पढ़ा रहा हूँ या IAS पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे IAS के नाम आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। एग्जाम में मैं ये नाम भी पूछ सकता हूँ आपसे कि बताइए ये IAS क्या, इस IAS पे क्या बात हो रही है, या फिर इम्पेयरमेंट या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन में कौन सा IFRS लग रहा है, या फिर लीज के अंदर कौन सा IFRS लगता है या IAS लगता है। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, जितने फिंगर टिप्स पे होंगी चीज़ें उतना ही आप लोगों के लिए आसान हो। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट देखा था, IAS 16 देखा था। अब IAS 16 को जरा क्विकली रिपीट कर लेते हैं। IAS 16, बेटा IAS 16 ये रहा हमारे पास, IAS 16 है। इसको जरा बहुत क्विकली रिपीट करते हैं बिकॉज हमने इसको बहुत डिटेल में IAS 16 को प्रैक्टिस की थी। एक चैट आया है, मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। सर ऑफिस, ठीक, ठीक, ठीक है समीर, ठीक, सही है बच्चों, आपके पास अटेंटिव रहिए। अच्छा, IAS 16 को रिपीट करते हैं। IAS 16 में क्या था? IAS 16 जो है वो भी एसेट्स की वैल्यू को डिक्लाइन जब होती है तो उसको अपने पास रिकॉर्ड करता है। इम्पेयरमेंट और ये IAS 16 में यानी कि प्रॉपर्टी प्लान, IAS 36 और IAS 16 में फ़र्क क्या है? IAS 36 जो इम्पेयरमेंट लॉस का है वो एसेट्स में करंट और नॉन करंट दोनों पर अप्लाई होता है, जबकि IAS 16 जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट पर अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो बेटा जब आप IAS 16 पे काम करना शुरू करेंगे तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स हैं उन पर आप अभी अप्लाई करोगे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बताई थी कि जो आपके पास IAS 16 है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, वहाँ पे आपका दो मॉडल होते हैं। एक आपके पास कॉस्ट मॉडल होता है और एक होता है आपके पास रीवैल्यूएशन मॉडल। मैंने दोनों पे आपको एंट्रीज सिखाई थी और दोनों पर एंट्रीज के साथ साथ आप लोगों को ये सिखाया था कि इसकी बैलेंस शीट के अंदर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। तो जल्दी से इनको रिपीट कर लेते हैं कि एंट्रीज किस तरीके से बताई जाएंगी या किस तरीके से बनाई जाती हैं। अब एक, ठीक है, अब बात याद रखिएगा, जब भी मैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के साथ साथ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करता हूँ IAS 16 की, जो कि ये बताता है कि एसेट्स को रीवैल्यू किया जा रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल और दूसरा आता है हमारे पास कॉस्ट मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल हमें ये बताता है कि जब भी एसेट की वैल्यू में कमी आई है तो आप डायरेक्टली जाके एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू कर दो, चेंज कर दो। जबकि जो कॉस्ट मॉडल है वो ये कहता है कि आप एसेट की वैल्यू को, भले कमी आ गई है लेकिन एसेट की वैल्यू में आप यानी कि उसकी कॉस्ट में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अब वो एडजस्टमेंट्स आपने करनी भी हैं तो एडजस्टमेंट आप उस एसेट के कॉन्ट्रा एसेट में करें, यानी कि उस एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ा दें या कम कर दें। दो ऑप्शन होते हैं। अब मैं नंबर्स के साथ बात करता हूँ ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। बिल फर्स्ट मेरे पास एक
एक फिक्स एसेट था जिसकी मेरे पास कॉस्ट रिकॉर्ड थी 22,000, बल्कि नहीं, इसको कॉमन सेपरेटर लगा देते हैं। आपने पेपर लिखना है तो कॉमन सेपरेटर बहुत अच्छे तरीके से लगाना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सवाल को सॉल्व करते हुए या फिर मुझे पढ़ते हुए। 2,30,000 रुपये एक कम एक फिक्स एसेट की कॉस्ट थी जब मैं खरीदा था, तो 2,30,000 का था। अब इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारे पास रिकॉर्ड हो चुका है अभी तक, बिल फर्ज वो रिकॉर्ड हो चुका है 50,000 तक का। अब 50,000 तक का ऐसे डेप्रिसिएट हो चुका है। मैं इसकी अगर बुक वैल्यू देखता हूँ कि मीन्स अभी हमारे रिकॉर्ड में ये है कितने का, तो दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास इसकी बुक वैल्यू जिसे हम कैरिंग वैल्यू कहते हैं वो आता है 180 का। तो अब एक एसेट जो हमारी बुक्स में 180 का है, हमने मार्केट में इसकी वैल्यू चेक करवाई तो पता चलता है कि ये 180 का नहीं है, ये इसकी वैल्यू तब्दील हो गई है और वैल्यू तब्दील होने के बाद इसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है। और पता चलता है कि ये एसेट अब मार्केट में जो नया खरीदने जाते हैं वो मिलता है हमें 2,80,000। ये एसेट की वैल्यू में इजाफा हो गया। ठीक, अब इस सूरत में मेरा एसेट बुक हुआ हुआ है 2,30,000 पे, कॉस्ट की रिकॉर्ड हुई है, लेकिन अब इसकी वैल्यू 2,80,000 हो गई है। अब कितना इजाफा हुआ है? अब अगर मैं इजाफे की बात करूं, डिफरेंस की बात करूं, तो डिफरेंस आया है 50,000 का। 50,000 का इंक्रीज दिख रहा है, बल्कि इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं ताकि आप एक्टिविटी डेप्रिसिएशन के अमाउंट के साथ कंफ्यूज ना हो, तो 90 कर देते हैं इसको। 60,000 का इजाफा आ रहा है जो आपके पास यहाँ दिख रहा है। ये वो इजाफा है जो एसेट की वैल्यू बेहतर हुई है, मार्केट वर्थ इंक्रीज हुई है यहाँ पे। अब इस 60,000 से मैं अपने एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। तो जब मैं एसेट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो रीवैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, बहुत सिंपल, 60,000 से इजाफा करना है। तो ये 2,30,000 का आपने एसेट रिकॉर्ड किया था पहले, अब इसमें 60,000 प्लस कर दो और एसेट की वैल्यू 2,90,000 रिकॉर्ड कर दो। जबकि कॉस्ट मॉडल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला है तो आपको इस सूरत में एसेट की वैल्यू को नहीं बढ़ाना बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कम कर देना। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अब पहले बात करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल की। रीवैल्यूएशन मॉडल को जब हम यहाँ पर अगर मैं आसान नंबर्स के लिए ठीक है, बेटा देखो, लेट्स सपोज एक एसेट है जिसकी वैल्यू 2,30,000 थी, अब उसकी वैल्यू मार्केट में 2,70,000 रुपये, 40,000 रुपये से उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है। तो जब मैं रीवैल्यूएशन मॉडल को इस्तेमाल करूँगा जिसमें अलाउ होता है कि आप फिक्स एसेट की वैल्यू को बढ़ा दें, मैं क्या करूँगा, मैं एंट्री कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि इस एंट्री में मैं अपने फिक्स एसेट को 40,000 से बढ़ा दूंगा। ये बढ़ जाएगा 40,000 से। 40,000 से बढ़ा दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो भी आपके पास डिफरेंस अमाउंट आती है उस डिफरेंस अमाउंट को रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट है इसमें इस्तेमाल किया जाता है और रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में से एडजस्ट किया जाता है 40,000। अब जब मैं इसकी बैलेंस शीट में इसकी रिपोर्टिंग की बात करता हूँ तो बैलेंस शीट में इसकी रिपोर्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि आपके पास ये जो फिक्स एसेट है ये बैलेंस शीट में देखेगा 2,30,000 पुराना प्लस 40,000 जो हमने अभी फर्दर इसको बढ़ाया है, तो कुल मिलाकर ये बैलेंस शीट में देखेगा 2,70,000 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले भी 50,000 से दिख रहा था, अभी भी 50,000 से दिखेगा। इक्विटी साइड पर आपके पास एक नया अकाउंट क्रिएट होगा जिसे आप रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। यार रुकते हैं, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, डेप्रिसिएशन कोई इतनी नहीं है तो ऐसा, ठीक है बेटा, आपके सवाल का जवाब देते हैं। मोहम्मद मैमूना अहमद, ठीक है बेटा, आपके सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास मौजूद है। अब ये तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा केस था। अब मैं अगर इसकी बैलेंस शीट भी साथ बनाऊं तो बैलेंस शीट में मुझे ये करना होगा,
साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। बेटा महमूना आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आज हमारे पास पीपीटी मौजूद नहीं है, इसलिए काम थोड़ा सा पहले लेक्चर्स के मुकाबले में स्लो हो रहा है। तो ओके, इस तरह से भी मैनेज करके देखते हैं। ठीक है बेटा, अभी जो बैलेंस शीट बनाई जा रही है ये पार्सल है। तो पार्सल बैलेंस शीट में ऐसा होगा कि आपके पास नंबर्स मैच नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा क्या था, वो 2,30,000 का था। तो अब क्या करेंगे, 2,30,000 में हम 40,000 और ऐड करेंगे, और ये 2,70,000 से एसेट दिखेगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा पहले भी 50,000 था, अभी भी 50,000 से रिकॉर्ड किया जाता रहेगा। और नेट एसेट जो हमारे पास बनेगा वो दिखेगा 2,20,000 से। अच्छा, अब इस सब की रिकॉर्डिंग आप इक्विटी साइड पे कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि इक्विटी साइड पर आपका एक्यूमुलेटेड रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन का सरप्लस का अकाउंट दिखेगा 40,000 से। ठीक बेटा, ये हमारी ट्रीटमेंट रहेगी बैलेंस शीट के अंदर इस एंट्री की। फिर रिपीट करें, जब भी हमारे पास एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज आता है तो हम IAS 16 इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो इंक्रीज हुआ होता है हम रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में दिखा दो। मैमूना, आपके सवाल का मैं जवाब अभी देता हूँ, थोड़ी देर में एक केस और समझा लूँ, फिर इंशाल्लाह आपके सवाल की तरफ जाते हैं। हमारे पास IAS 16 में दो मॉडल होते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हम चाहें तो रीवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करें, और अगर चाहें तो रीवैल्यूएशन मॉडल की बजाय हम कॉस्ट मॉडल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एंट्री बनाई गई है ये रीवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से बनाई गई है, जिसमें 2,30,000 रुपये का एसेट मौजूद था। यहाँ पे पुराने नंबर से लिख देते हैं। ये हमारे पास पुराने नंबर्स हैं। 2,30,000 रुपये का एसेट मौजूद था, 50,000 डेप्रिसिएशन था इसका, और नेट एसेट की वैल्यू थी 1,80,000। अब बाद में पता चला कि इसकी एसेट की जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू कुछ और निकलती है, और मार्केट में पता किया गया है तो मार्केट वैल्यू उसकी निकलती है एसेट की 2,70,000। तो 2,70,000 के होने की वजह से हमने इस अपने एसेट को वैल्यू को बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है, 2,30,000 के एसेट को 2,70,000 पर लेके जाना है, तो 40,000 से इंक्रीज करना है, और 40,000 की इंक्रीजमेंट की एडजस्टमेंट हमने इस एंट्री के जरिए कर। अच्छा, अब बच्चों एक बात और आती है कि हमारे पास दो मेथड दिए गए हैं। दो मेथड देने की वजह क्या है, कॉस्ट मेथड और कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल दोनों हमें क्यों दिए गए हैं, उसके लिए गए कि कई बार ऐसा होता है कि एसेट्स में इतना ज़्यादा इंक्रीज आ जाता है कि जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज यही एंट्री अगर मैं कॉस्ट मॉडल के साथ साथ ये अगर फिलहाल जो बना हुआ है हमारे पास, ये बना हुआ है रीवैल्यूएशन मॉडल पे। अब मैं इसी को कॉस्ट मॉडल पे भी बना के दिखाता हूँ। अगर मैं कॉस्ट मॉडल के हिसाब से काम कर रहा होता तो उस सूरत में एंट्री कैसे बनाई जाती है, ये हमारे पास ठीक है। अब अगर मैं कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहा होता तो मैं यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट इस्तेमाल करता, और एंट्री कुछ इस तरीके से बनती। अब उस सूरत में बैलेंस शीट का हाल क्या होता,
बैलेंस शीट में हम लोग सारे नंबर इसी तरीके से लेके जाते हैं, लेकिन जो फ़र्क होता वो फ़र्क था एसेट पहले भी 2,30,000 का था, यहाँ 2,30,000 का दिख रहा होता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, यहाँ हमने 40,000 से इसे कम कर दिया है। अब इसको यहाँ पर 40,000 से कम करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो 10,000 वो हम यहाँ लिखेंगे। तो बेटा ये जो हमारे पास नीचे वाली अप्रोच है ये है कॉस्ट बेसिस, और ये जो ऊपर वाली अप्रोच है ये हमारे पास मौजूद होती है रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर, जिसमें हम एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं तो एसेट की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसको कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करना मुनासिब नहीं रहता। लेट सपोज अगर एसेट की वैल्यू हो जाती है 2,90,000, अब इस में देखें इंक्रीज कितना आया है। पहले था एसेट 2,90,000 का एसेट है, पहले था हमारे पास 2,30,000, इंक्रीज कितने का आया 60,000 का। अब इस 60,000 के इंक्रीज को मैं कुछ भी कर लूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में नहीं दिखा सकता, बिकॉज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो 50,000 का है, 60,000 का तो है ही नहीं। तो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 50,000 से ज़्यादा कम नहीं कर सकता। तो इस केस में हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट मॉडल को एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो बेटा मेमूना जो आपका क्वेश्चन था कि अगर इस तरह का मामला है तो इसको अगर डेप्रिसिएशन आपका क्वेश्चन था सर, अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू उतनी नहीं है तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो फिर क्या करेंगे, तो उस सूरत में हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल रेकमेंड किया जाता है और रीवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो किया जाता है, कॉस्ट मॉडल को फॉलो नहीं किया जाता। आपका जो एग्जाम आएगा तो एग्जाम में वैल्यू जो चेंज हो रही है उसको देख कर ही बताया जाएगा कि यहाँ पे रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल करना है या फिर कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करना है। अच्छा बेटा, एक और सना मोहम्मद इकबाल की तरफ से एक सवाल आया, सर ये बैलेंस शीट तो बैलेंस नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये पार्शियल बैलेंस शीट है। पार्शियल बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी। पार्शियल बैलेंस शीट का मतलब जो होता है कि इसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स अभी मिसिंग है। इसमें एसेट्स नहीं है, इसमें बाकी एसेट्स मौजूद नहीं है, इसमें इक्विटीज़ मौजूद नहीं है, इसमें लाइबिलिटीज़ मौजूद नहीं। तो बेटा अगर वो कंपोनेंट्स भी होते तो आपके पास बैलेंस शीट बैलेंस ही दिख रही होती। ठीक है, चल, अगर सना की कंफ्यूजन ज़्यादा है तो हम इसको फिलहाल बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपको बाकी जो सवाल हमारा बनाया हुआ तो मैं बाकी बैलेंसेज यहाँ डाल देता हूँ, उस पर चेंजेस करूँगा तब भी हमारे पास नंबर उसी तरीके से शो होते रहेंगे। अच्छा बेटा, अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिखा देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूँगा तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर्स बैलेंस रहेंगे, और अब इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको किसी भी तरह। इसमें हम इक्विटी साइड पे बैलेंस डाल लेते हैं 1,80,000। अब जैसे हमने बैलेंस डाला देखो यहाँ पे नंबर और यहाँ के नंबर फिर दोबारा मैच होना शुरू हो गया। तो सना इकबाल, आपका जो सवाल था कि बैलेंस शीट बैलेंस नहीं है, उसका जवाब ये है कि बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस की नहीं थी, क्योंकि हमारे पास सवाल में जो क्वेश्चन बनाया गया था वो पार्शियल बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट को मुकम्मल कर दिया गया। अब जो नंबर हम चेंज करेंगे उससे हमारे नंबर बैलेंस ही रहेंगे। एक और सवाल आया है जाहिद हुसैन की तरफ से, सर प्लीज कॉस्ट मॉडल एक से समझा दें। ठीक है बेटा, कॉस्ट मॉडल की तरफ देखते हैं और एग्जाम्पल्स को चेंज कर देते हैं ताकि नंबर्स वो हों जो हम कॉस्ट मॉडल में देख सकें। इसको 2,50,000 से ले जाते हैं। बेटा सवाल फिर रिपीट करते हैं बहुत जल्दी, और इस सवाल को हम कॉस्ट मॉडल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। बिल पर हमारा फिक्स एसेट था, हमने परचेज किया था फिक्स एसेट 2,30,000 से। अब इसको 2,30,000 से ले जाते हैं, यहाँ भी 2,30,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है हमारा, नंबर से सारे के सारे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ भी नंबर चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं जो हमने
एंट्री नहीं बनाई, यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है तो हमने एंट्री, ठीक है, भूल जाए हमने यहाँ पे कोई एंट्री अभी तक नहीं बनाई। स्टार्ट करते हैं हम द वेरी बिगिनिंग। ये हमारे पास सवाल तो सर ना, आपका जो क्वेश्चन था कि अब ये वो बैलेंस शीट जो हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाली बैलेंस शीट को रिवैल्यूएशन मॉडल के जरिए सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को कॉस्ट मॉडल के जरिए। पहले एक कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं सर, प्लीज कॉन्टेक्ट मॉडल से समझा दें सर, तो फिर हम कर सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखकर बैलेंस शीट। नहीं बेटा, आप खुद से चेंज नहीं कर सकते, ये देखिए कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसलिए आपके सामने आपके पास जो सवाल आएगा वो बैलेंस शीट ऑलरेडी बैलेंस होगी। बैलेंस होने का मतलब ये कि उसमें दोनों साइड पर सारे कॉम्पोनेंट्स मौजूद होंगे, तो आपको खुद से बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल यानी कि यहाँ पर एक केस है, एक कंपनी है, इस कंपनी के पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मौजूद है और एसेट्स मौजूद है। फिक्स एसेट 2,30,000 के हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 का है, नेट एसेट उसके बनते हैं 1,80,000 और टोटल एसेट भी उसके, टोटल एसेट से निकलेंगे उसके, ऑब्वियसली कोई और एसेट नहीं है उसका, तो जो हमारे पास नेट एसेट एक निकला है वही हमारे पास फिक्स एसेट होगा, यही हमारे टोटल एसेट्स होंगे। अच्छा बच्चों, अब करना ये है कि सवाल को लेके आगे चलते हैं। हमारे पास एसेट जो था हमने लिया था 2,30,000 का। अब ये एसेट 2,30,000 से बढ़कर 2,50,000 का हो जाता है। कितने का इंक्रीज आया? 20,000। ये 20,000 का जो इंक्रीज आया है इसे मैं अपने अकाउंट में ऑब्वियसली रिकॉर्ड करूंगा। जब मैं इसे अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करने जाता हूँ तो हमारे पास दो ऑप्शन है, रीवैल्यूएशन मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉस्ट मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सवाल को रीवैल्यूएशन मॉडल से इस्तेमाल करेंगे। रीवैल्यूएशन में ये 20,000 की एंट्री बनेगी, फिक्स एसेट को हम बढ़ा देंगे 20,000 से और रीवैल्यूएशन सरप्लस 20,000 से रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं 20,000 से रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिकॉर्ड डेबिट यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा और उसके अगेंस्ट हम फिक्स एसेट को डेबिट करेंगे 20,000। अब इससे क्या हुआ, बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ा? सबसे पहले कि रीवैल्यूएशन सरप्लस का एक अकाउंट हमारे पास आ गया है। रीवैल्यूएशन सरप्लस हम इक्विटी साइड पे दिखाते हैं और कितने से आया है? 30,000 से आया। ये हमारे पास पहली एडजस्टमेंट हुई। साथ ही साथ जो फिक्स एसेट है ये 20,000 से बढ़ गया। पहले हमारे पास फिक्स एसेट था 23,000 का, अब इसमें 25,000 20,000 हम सॉरी और ऐड करते हैं। 20,000 ऐड करने के बाद अब हमारे पास जो फिक्स एसेट आते हैं वो 2,50,000 का। तो अब जैसे मैंने ये किया, दोनों इन चीज के बैलेंस हमने यहाँ पे डाले। अब देखिए बैलेंस शीट दोबारा हमारी बैलेंस होगी है ना, जो आपके सवाल का था उसका जवाब भी मिल गया। अब जो हमारे पास एक और सवाल आया था हमारे भाई जाहिद की तरफ से कि इस सवाल को कॉस्ट मॉडल के हिसाब से करें, तो इस सवाल को कॉस्ट मॉडल के हिसाब से करते हैं। कॉस्ट मॉडल से ये कहता है कि आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस के जब आप एंट्री बनाओगे तो एंट्री भले बनाओ, लेकिन रीवैल्यूएशन की तरह जब आप जहाँ पे आप एसेट बढ़ाते हो तो एसेट को मत बढ़ाओ, बल्कि जो भी चेंज दिखाना है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम करके दिखा। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे, तो एंट्री बनेगी वही 20,000 से एंट्री बनेगी, लेकिन यहाँ पर रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर जहाँ पर हमने डेबिट किया था फिक्स एसेट को, यानी कि फिक्स एसेट को 20,000 से बढ़ाया था, यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 20,000 से कम कर दिया ताकि हमारे एसेट की वैल्यू 2 लाख पर आ जाए। अब क्या है, अब इसकी दोबारा एंट्री करते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस 20,000 से इस तरफ आएगा और साथ ही साथ देखो इस एंट्री में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 से कम हुआ है। तो यहाँ पे देखें पहले क्या मौजूद था, 50 लाख 50,000 मौजूद था, इसमें हम 20,000 डिक्लाइन करेंगे, तो अब 20,000 डिक्लाइन करने की वजह से हमारे पास 30,000 नेगेटिव वैल्यू बनती है। तो 50,000 का एसिड कम होकर 50,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 से कम हुआ, 30,000 रह गया। अब हमारे पास देखें फिर वही बैलेंस शीट दोबारा हमारी बैलेंस है। बेटा ये हो गया। अब इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बच्चों लाजमी लाजमी आप सबने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। और ये क्वेश्चन हो सकता है मैंने एग्जाम में पूछा हो, अभी तो मैं चीज बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ठहर ठहर के बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, मिस हो गया था, हम इसको दोबारा देखते हैं। IS 16 के अंदर बेटा इस बात का अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उसे रीवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड करते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभार ऐसा होता है कि एसेट की वैल्यू कम भी हो जाती है। जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर IS 16 अप्लाई नहीं होगा, बल्कि IS 36 इम्पेयरमेंट लॉस इस्तेमाल होगा। तो ये तो बहुत क्लियर तो बात हमने क्लास में भी की थी। लेकिन अगर इस केस में जब ऑलरेडी हमने एसेट को बढ़ा दिया था एक दफा और अब एसेट में की वैल्यू में कमी करने की जरूरत पड़ जाती है, तो अब हम क्या करेंगे? तो उस सूरत में हम पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को कम करेंगे और उसके बाद अगर मजीद कमी की जरूरत पड़ती है तो हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे।
लेट्स सपोज इस केस में इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है 30,000। जब 30,000 का इम्पेयरमेंट लॉस आता है तो हमने इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या यहाँ सीखी थी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और फिक्स एसेट क्रेडिट, हमने यही सीखा था। अब यही स्टेट एंट्री मैं उठाता हूँ और यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आईएएस ये कहता है कि जब इस तरह का मामला है तो आप इम्पेयरमेंट लॉस को इस तरह से रिकॉर्ड ना करें। अगर आपने पहले से रीवैल्यूएशन कर रखी है, यानी कि एसेट की वैल्यू को बढ़ा रखा है, तो जब भी आप एसेट की वैल्यू को बढ़ा रखा है और अब दोबारा एसेट की वैल्यू को कम करने की जरूरत पड़ती है, तो याद रखिएगा पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट जो आपने बढ़ाई थी पहले उससे खत्म करेंगे। अब मजीद लॉस हो रहा है तो उसे हम इम्पेयरमेंट लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ और मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, वो हो गया है 30,000। ठीक है, अब जब इम्पेयरमेंट लॉस 30,000 का है, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि हाईलाइट रहे। अब ये 30,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है, जहन ये कहता है कि अगर इस तरह का मामला है तो फौरन से एंट्री बना दो, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और 30,000 से फिक्स एसेट क्रेडिट। ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एंट्री उस वक्त बिल्कुल ठीक होती जब आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस पहले बुक ना किया हो। इस केस में हम 20,000 से रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर चुके हैं। तो अब अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है और इम्पेयरमेंट लॉस रीवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट से बढ़ जाता है, तो याद रखो पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को खत्म करेंगे, फिर भी जरूरत पड़ती है तो उस सूरत में आपको बाकी बची हुई अमाउंट को इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पर रिकॉर्ड करना है। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, एसेट तो 30,000 से कम होगा क्योंकि हमें इम्पेयरमेंट लॉस, हमें लॉस हुआ है, एसेट की वैल्यू कम हुई है, तो एसेट तो 30,000 से कम होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन उसके अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस 30,000 से कम नहीं होगा, बल्कि पहले हम लोग रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम जो 20,000 से रिकॉर्ड किया था पहले वो खत्म किया जाएगा। जो बाकी बची कुछ अमाउंट होगी जो कि बचता है 30,000, वो इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पर रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी ऐसे केस में जहाँ पे हमने एसेट में पहले रीवैल्यूएशन करके एसेट की वैल्यू को बढ़ा रखा है और अब जाके उस एसेट की वैल्यू को कम करने की जरूरत पड़ पेश आती है, तो उस सूरत में पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस जो प्रॉफिट हुआ था हमें पहले उसे खत्म करेंगे। अब भी कोई बाकी बची हुई अमाउंट है तो उसे इम्पेयरमेंट लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आईएएस के अंदर जो आपको मैंने एक पेज शेयर किया था उसके अंदर भी ये चीज मौजूद है, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कोई सवाल है तो आप अभी पूछें जी। बेटो इस कॉन्सेप्ट में कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सर प्रॉफिट के बाद लॉस होगा, क्यों? अच्छा जी, बेटा प्रॉफिट के बाद लॉस हो सकता है। कैसे हो सकता है कि हमें पता है कि इम्पेयरमेंट में कई बार एक्सटर्नल इंडिकेटर्स भी होते हैं। हमने एसेट की वैल्यू अचानक से मार्केट में बढ़ गई, हमने उसे रीवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड कर दिया और चंद ही महीनों के बाद कोई रेवोल्यूशनरी किस्म की चेंज आ गई टेक्नोलॉजी के अंदर और टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा चेंज आ गया उसके अंदर। तो उस सूरत में हमारे एसेट की वैल्यू रीवैल्यूएशन के बाद भी कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले किसी जमाने के अंदर जो एलसीडी थी, एलईडी थी या टीवी थे वो ज्यादा बिका करते थे। ठीक है, अब कहा ये जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में आ, हो सकता है कि जो टीवी है या एलईडीज हैं ये जो घर में इस्तेमाल होती हैं उनमें कमी आएगी। क्यों? क्योंकि हर बंदा, नॉर्मली पहले क्या हुआ करता था, हर बंदा एक ही कमरे में बैठकर, सारे के सारे लोग एक ही टीवी लॉन्च में बैठकर एक ही चैनल देखा करते थे, रिगार्डलेस वो चैनल आपको पसंद है या नहीं, आपको वो चैनल देखना है या प्रोग्राम देखना है या नहीं, तो आपको देखना पड़ता था बिकॉज मेजोरिटी देखना चाहती थी।
अब क्योंकि हर बंदे के पास एलसीडी मौजूद है, हर बंदे के पास अपना सेल फोन मौजूद है, तो हर बंदा अपनी सहूलत के मुताबिक अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें प्रोग्राम्स है वो देखता रहता है। तो अब इस तरह की जो चेंजेस आएंगे इससे डेफिनेटली इन फ्यूचर जो टीवीज है उनकी सेल में कमी आएगी, तो उसकी वर्थ में भी कमी आएगी। इसी तरीके से पुराने के ज़माने में आप जब देखा करते थे तो एप्पल शेप एलसीडीज आया स्क्रीन आया करती थी जिसमें आप स्क्रीन टीवी देखा करते थे, तो टीवी की जो स्क्रीन है वो उभरी हुई दिखती थी। उसके बाद फ्लैट स्क्रीन टीवीज आए, तो फ्लैट स्क्रीन टीवीज आने के बाद जो एप्पल शेप हुआ करते थे टीवी उनकी वर्थ गिर गई। तो जिन लोगों ने एक ऐसा मॉडल जिसकी सब डिमांड कर रहे थे उस वक्त तो आपने रीवैल्यू करके उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, लेकिन जैसी नई टेक्नोलॉजी और फ्लैट स्क्रीन टीवीज आए तो उसकी डिमांड फौरन से नीचे डिप डाउन कर गई। तो उस सूरत में आपको रीवैल्यूएशन के बाद भी इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बिलफर्ज आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट ऑल द वे कंपनी गवर्नमेंट ने ये कह दी कि भाई अब से ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी, अब इस पे बैन लग गया। जब बैन लगेगा तो डेफिनेटली उसकी वर्थ गिरेगी, तो इस सूरत में भी रिवैल्यूएशन के बाद आपको इम्पेयरमेंट का लॉस बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो हाँ, प्रैक्टिकल इसकी पॉसिबिलिटी है कि रिवैल्यूएशन के बाद प्रॉफिट के बाद भी आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़े। बेटा अब शरीफा खत्री, बेटा आप इसके अलावा कोई और किसी का सवाल है? बेटा कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। ओके, शरीफा खत्री की तरफ से बच्चों एक सवाल और आया, लॉस हो रहा है तो हम IS-36 डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल बेटा, लॉस हो रहा है तो हम IS-36 डायरेक्टली लोन यूज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आपने पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड ना किया हुआ। अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड ना किया होता तो आपने 30,000 से ही इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बना देनी थी। मैं यही तो बात जो डिफरेंट है वो ये कि अगर आप IS-36 को डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। IS-16 की इम्प्लीमेंटेशन है वो भी डिस्टर्ब करेंगी IS-36। मीन्स आपको प्रॉफिट हो चुका है तो पहले वो प्रॉफिट खत्म होगा और उसके बाद आपका लॉस बुक होगा। बिकॉज अगर हम डायरेक्टली इम्पेयरमेंट लॉस को 30,000 से रिकॉर्ड करते हैं तो अजीब सी बात, एक एसेट के ऊपर 20,000 का मुनाफा और एक एसेट के ऊपर 30,000 का नुकसान, तो इन शॉर्ट नेट ऑफ करके आपको 10,000 का नुकसान होगा। तो आप ये करोगे, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट खत्म करोगे, जो बचा कुचा हुआ है अगर है तो उसे आप इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर रिकॉर्ड करोगे। कई बार ऐसा होता है कि एम्पेयरमेंट लॉस हुआ है लेकिन वो बहुत कम हुआ है, इतना ही हुआ है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर ही एडजस्ट हो गया, तो उस सूरत में जो एंट्री बनेगी वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और फिक्स एसेट को हम क्रेडिट करेंगे। जी बिल्कुल, आपके जवाब बिल्कुल सही है, IS-36 हम अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। बेटा और कोई सवाल? शरीफा खत्री, आपके सवाल का जवाब हो चुका है। और कोई सवाल है किसी का? सद्दाम, नॉर्मली आपके सवाल होते हैं, कोई सवाल है इस केस में? ठीक है, चले। अच्छा बच्चों, चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास IS-36 बहुत तेजी से रिवाइज हो गया था। अब जो हमारे पास जो वीडियो बननी है आपको काफी हेल्प करेगी पेपर के दिनों में। रेकमेंड तो यही करूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, लेकिन फिर भी सॉरी अगर फिर भी वो प्रॉब्लम रहती है या प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो ये वीडियो आखिर में आपको बहुत हेल्प करेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक से हम वो स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक क्लास को रोक रहा हूँ और हम अब इस वक्त हो रहा है 1:53, हम दोबारा मिलेंगे 2:10 पे। हम 20 मिनट के बाद दोबारा मिल रहे हैं और उसके बाद हम फर्दर क्लास कंटिन्यू करेंगे। एक और सेशन 40 मिनट का मरीज रहेगा हमारा। बट उस जाने से पहले एक सवाल आया है मैमूना अहमद की तरफ, सर अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन के से कम हुआ तो जो जितना कम हुआ होगा बस वो माइनस कर देंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस से? जी मैमूना, ऐसा ही है। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस
अगर इम्पेयरमेंट लॉस रीवैल्यूएशन सरप्लस से कम हुआ, लेट्स सपोज, अब मेमूना की एग्जांपल जो है उसको यहाँ पे कोट भी कर लेते हैं। मेमूना सवाल अच्छा है आपका। बिल पर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है हमें सिर्फ और सिर्फ 15,000। अब इम्पेयरमेंट लॉस अगर हमें 15,000 का हुआ है तो उस सूरत में हम एंट्री क्या बनाए? तो उस सूरत में हमने क्या बताया था, जब भी ऐसा केस जब हम इम्पेयरमेंट लॉस का सामना करना पड़ रहा है बट उससे पहले कंपनी ने रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बना रखा है, तो पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करेंगे, उसका पूरा बैलेंस खत्म होगा तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा, उससे पहले इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, पहले हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को 15,000 से कम करेंगे, बट एसेट 15,000 से कम होगा, एसेट 15,000 से कम होगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी 15,000 से कम करेंगे। कितना पड़ा हुआ था रीवैल्यूएशन सरप्लस? 20,000। कितने से कम हुआ? 15,000 से। अभी भी 5,000 से पड़ा हुआ है, हमें इम्पेयरमेंट लॉस लिखने की जरूरत नहीं। अब इसकी गिनती कैसे बनेगी? गिनती ये बन गई, रीवैल्यूएशन सरप्लस 15,000 और फिक्स एसेट 15,000। इसकी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी कि 20,000 का हमारे पास इम्पेयरमेंट रीवैल्यूएशन सरप्लस था, इसमें से 15,000 माइनस हो गए, पीछे बचता है 5,000 और साथ ही साथ फिक्स एसेट भी 15,000 से हो गया कम, माइनस 15,000। अब देखिए फिर हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। ठीक, अब एक और सवाल, लॉस, ये शरीफा खत्री की तरफ से सवाल आया, लॉस सरप्लस से ज्यादा भी तो हो सकता है फिर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर लॉस सरप्लस से ज्यादा हुआ तो हम पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करेंगे, जो इजाफी लॉस है उसे हम इम्पेयरमेंट लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस से कम होता है या उसके बराबर होता है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में ही उसे रिकॉर्ड किया जाए। शरीफा बानू समझ में आती है बात आपको? ठीक है, अब मैं इसी केस में देखता हूँ, ये देखो ये 15,000 इम्पेयरमेंट लॉस है, ये अगर इम्पेयरमेंट लॉस 15,000 है तो ये, और इनके अगर इम्पेयरमेंट लॉस 15,000 नहीं होता और 30,000 हो जाता तो उस सूरत में हम इनसे क्या बनाते, तो उस सूरत में हम इम्पेयर में 10,000 से इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करते और 20,000 से, ये तब है जब इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 30,000, ठीक है। ये इम्पेयरमेंट लॉस जब 30,000 होगा तब ये इनकी बनाएंगे, जब इम्पेयरमेंट लॉस 15,000 है तो इनकी बेटा ये बनाई जाएगी। तो शरीफा आपके सवाल का आंसर हो चुका है। कोई और सवाल है बेटा तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी बच्चों, कोई और सवाल है? मैं आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। चलें जल्दी से जाते हैं और एक दफ़ा पार्टिसिपेंट्स को देख लेते हैं कि कितने लोग इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। फुरकान, फुरकान अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। फुरकान, यस सर। ठीक है बेटा। उजैर, उजैर खान, उजैर खान अपना अकाउंट अनम्यूट कीजिएगा, अपना माइक। जी सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सना इकबाल की तरफ से क्वेश्चन, समीर नदीम की तरफ, समीर नदीम, समीर नदीम, समीर नदीम बेटा अपना अकाउंट अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। समीर नदीम, समीर नदीम। जरियाब, जरियाब अली, जरियाब अली अपना अकाउंट अपना माइक अनम्यूट यस सर। कीजिएगा। ठीक यस है, सर। थैंक यू जरियाब, थैंक यू जरियाब। अ, समीर नदीम आपका हम इंतजार कर रहे हैं। मुबारका कुर्बान, मुबारका कुर्बान अपना अकाउंट अनम्यूट कीजिएगा।
ठीक ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब बेटा एक और साहब है, मैंने तो शुरू में कहा है कि अपना नाम प्लीज वही रखिए ताकि अटेंडेंस लगाने में प्रॉब्लम ना आए। अब जिनके नाम मुझे दिख Yes, रहे हैं, sir. ठीक है बेटा, हो गया। बच्चों आप अपना नाम वही रखें जो आपका रियल नेम है, ताकि आपको आसानी रहे, अटेंडेंस में कोई मसला ना हो आपका। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो आप चैट में क्वेश्चन कर सकते हैं सर। ओके, ठीक है। एक सवाल आया हुआ सना मोहम्मद इकबाल की तरफ से। सर सर दूसरे एंट्रीज में 15,000 क्यों लिखा है? दूसरी एंट्री मतलब तो इम्पेयरमेंट लॉस 30,000 का है ना? अच्छा बेटा, ये दो केसेस बनाए हैं मैंने। केस वन, इम्पेयरमेंट लॉस 15,000। केस टू, इम्पेयरमेंट लॉस 30,000, 30,000। ठीक है। तो बेटा ये है आपके सवाल का जवाब सना इकबाल, के केस वन में इम्पेयरमेंट लॉस 15,000 और केस टू में इम्पेयरमेंट लॉस 30,000। ठीक है बेटा, ये दोनों केसेस हैं, ये अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं एक दफ़ा आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों। हम दोबारा मिल रहे हैं 2 बज के, अब खैर लेट हो गई, ठीक है। 2 बज के 20 मिनट पे हम दोबारा मिल रहे हैं, और फिर हम क्लास को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। 2 बज के 20 मिनट पे, 20 मिनट के बाद क्लास दोबारा स्टार्ट हो रही है। 20 मिनट के बाद क्लास दोबारा स्टार्ट हो रही है। प्लीज़ टाइम पर आ जाइएगा ताकि मैं स्टार्ट करवा दूँ। अगली जो हमारे पास क्लास है उसमें हमें 2 नए IAS करने हैं, तो उसको मिस मत कीजिएगा। इससे पहले तुम्हारी डिवीजन क्लास थी इंशाल्लाह। 2 बज के 20 मिनट पे हमारी क्लास दोबारा स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, आपने यही कोड इस्तेमाल करना है दोबारा रीज्वाइनिंग के लिए।